कावेरी जी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। पास में उनके बेटे बहू थे, जिनकी फुसफुसाहट सुनकर कावेरी जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने बेटे की आवाज़ सुनी, जो अपनी पत्नी रिंकू से कह रहा था, रिंकू 2 घंटे में काम हो जाएगा, कागज़ तैयार है ना। उसकी आवाज़ में वो मिठास नहीं थी जो अपनी माँ के सामने होती थी। रिंकू ने धीरे से कहा, हाँ सब तैयार है मम्मी जी। अगर ऑपरेशन के बाद ज़्यादा होश में नहीं रही या कुछ हो गया तो हम वही करेंगे। डॉक्टर ने भी तो कहा है, उम्र में रिस्क रहता है। ये सुनकर पास में लेटी हुई कावेरी जी के रोंगटे खड़े हो गए। अगर कुछ हो गया, ये शब्द परिवार में भी डर से बोले जाते हैं, लालच से नहीं। उनके बेटे राकेश ने जैसे किसी जीत की खबर सुनाई हो, और वो जो कागज़ बनवाया है वही चलेगा। माँ की पुरानी वैसियत कौन देखता है। हम नया दिखा देंगे, सब कुछ मेरे नाम फिर तुम्हारे नाम। और सबसे बढ़िया बात, लोग बोलेंगे बुजुर्ग थी, हार्ट अटैक आ गया होगा। ये सब सुनकर कावेरी जी की सांसें अटक गई। वैसियत शब्द सुनते ही उनके दिमाग में वो दिन घूम गया जब राकेश ने उनसे कहा था, माँ ये कुछ पेपर हैं, बस सिग्नेचर कर दीजिए, टैक्स वाला काम है। तो कावेरी जी बिना पढ़े कर दिए थे। वो सोचती थी, मेरा ही तो बेटा है, अपना ही घर है, फिर क्या गलत करेंगे। तभी रिंकू बोली, कितना बनता है सब मिलाकर। तो राकेश ने ऐसे गिनना शुरू किया जैसे सब्जी का बिल जोड़ रहा हो। वो 2 फ्लैट जो रेंट पर हैं वो कम से कम 80 लाख, और वो प्लाट जो माँ रहती है, कुल मिलाकर 1 करोड़ के आसपास। अगर सब बेच दिया तो हम आराम से नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, बाहर विदेश में भी जा सकते हैं। ये सुनकर उनकी बहू रिंकू खुश हो गई और हंसते हुए बोली, तो फिर बच्चों को क्या बोलेंगे। अरे बोल देंगे कि दादी की तबीयत खराब थी। बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, और जब बड़े होंगे तो उन्हें लगेगा कि दादी ने उनके लिए बहुत कुछ छोड़ा है। बेटे के मुंह से ये सुनकर कावेरी जी के अंदर कुछ टूट सा गया। उनके पोता पोती का चेहरा आंखों के सामने आ गया, जो रविवार को उनके घर आते और उनके गाल खींचते हुए, दादी कहानी सुनाओ। क्या वही मासूम बच्चे बड़े होकर ये सोचेंगे कि दादी बस बीमारी से चली गई, जबकि उनके माँ बाप ने उसे रास्ते से हटाया है। कावेरी जी जोर से चीखना चाहती थी, पर चीख नहीं सकती थी। वो बेहोशी का नाटक कर रही थी। उनकी आंखें बंद थी, पर मन जाग रहा था। तभी उनके बेटे राकेश ने कहा, अगर ऑपरेशन के बाद भी सब ठीक रहा तो भी चिंता मत करो, अस्पताल में हमारी जानकारी है, एक स्टाफ है, वो गलती से ज़्यादा दवा कर देगा, कोई शक नहीं करेगा। बेटे के मुंह से ये सुनकर कावेरी जी के हाथ ठंडे पड़ गए कि ये लोग सिर्फ उनके पैसों के पीछे नहीं थे, ये लोग उनकी जान के पीछे भी पड़े हैं। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। नर्स ने अंदर झांका और बोली, मिसेज कावेरी, अब बस 15 मिनट और। तभी नर्स के आते ही रिंकू की आंखों में नकली चिंता और राकेश के चेहरे पर नकली सहानुभूति दिख रही थी। रिंकू कावेरी जी के हाथ पकड़कर बोली, माँ जी आप डरिए मत, भगवान सब ठीक करेंगे। तो कावेरी जी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली और धीमे से कहा, हाँ बस थोड़ा सा डर लग रहा है बहू। तभी बेटा भी मुस्कुराया, माँ आप बहुत स्ट्रोंग हैं। तो कावेरी जी ने सोचा, स्ट्रोंग? हाँ वो मजबूत थी, पर अभी वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस बेटे को उन्होंने सब कुछ दिया वही उनको मारना चाहता था। यह सब सोचते हुए कावेरी जी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर मैं अभी ऑपरेशन में गई तो मैं जिंदा बाहर आऊँगी या नहीं, ये अब डॉक्टर तय नहीं करेंगे, ये राकेश तय करेगा। इसलिए बेटे बहू के बाहर जाते ही उन्होंने नर्स से कांपती हुई आवाज़ में धीरे से कहा, बहन जी
1 मिनट, मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है। क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकती हैं? मुझे ज़रूरी बात करनी है। मैं बस अपने वकील को कुछ बताना चाहती हूँ। तो नर्स के चेहरे पर दया आ गई। ठीक है, जल्दी। कावेरी जी के अंदर उम्मीद की छोटी सी लो जली। उन्होंने नंबर मिलाया अपने वकील एडवोकेट अर्जुन मल्होत्रा का, वो आदमी जिसने उनके हर प्रॉपर्टी पेपर में उनकी मदद की थी। हेलो अर्जुन साहब, मैं कावेरी बोल रही हूँ। मैं अस्पताल में हूँ और मुझे लगता है मेरे बेटे बहू मेरे खिलाफ बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। उधर से उनकी आवाज़ गंभीर हो गई। कावेरी जी, साफ साफ बताइए क्या हुआ है। तो उन्होंने बस उतना कहा जितना ज़रूरी था कि मैंने बेटे बहू की बातचीत सुनी है, वैसियत की बात। इसलिए मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ जानबूझकर गलत हो सकता है। मल्होत्रा साहब बोले, आप अभी ऑपरेशन में मत जाइए, किसी भी बहाने से टालिए। मैं अभी अपने स्टाफ को भेज रहा हूँ। और आप एक बात याद रखिए, डरिए मत, पर अकेले भी मत रहिए। आप समझ गई। फ़ोन रखते ही नर्स फिर आई। चलें, डॉक्टर इंतज़ार कर रहे हैं। तो कावेरी जी फ़ोन काटते हुए बोली, मुझे आज ऑपरेशन नहीं करवाना, मैं बहुत घबरा रही हूँ। तो डॉक्टर आया, थोड़ा नाराज़ होते हुए बोला, आपकी हालत में देरी नहीं कर सकते। अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तो हम कल सुबह शेड्यूल कर देते हैं। तो कावेरी जी ने सिर हिलाया। बाहर से वो शांत दिख रही थी, पर अंदर युद्ध चल रहा था। बेटे और बहू को जैसे पता चला तो उनको बिजली सी लगी। बहू ने बनावटी नरमी से पूछा, माँ जी, आपने ऑपरेशन के लिए मना क्यों कर दिया? बहू, आज मन नहीं मान रहा था, कल करवा लूँगी। बेटे की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा चमक आया, फिर वो मुस्कुराया। ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। पर उनकी नज़र एक दूसरे से मिली और उस एक नज़र में कावेरी जी को सब दिख गया, घबराहट, झुंझलाहट और कोई नया प्लान बनता हुआ। तभी बहू बोली, माँ जी, आप थोड़ा आराम कीजिए, हम नीचे कैंटीन से कुछ खाकर आते हैं। ये कहकर वो तुरंत बाहर चले गए। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। कावेरी जी ने घड़ी की ओर देखा। अर्जुन मल्होत्रा ने कहा था कि वो अपने आदमी को भेज रहे हैं, पर यहाँ हर मिनट उन्हें घंटे के बराबर लग रही थी। उनके मन में बस एक प्रार्थना थी कि हे भगवान, मुझे बस आज बचा लीजिए। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक पुरुष अंदर आया। उसके हाथ में दवाई की शीशी और एक छोटी सी सिरिंज थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैम, आपको रूटीन दवा देनी है, बस हल्का सा इंजेक्शन, ताकि आपको आराम रहे। ये सुनकर कावेरी जी के कानों में अपने बेटे की बात गूंज गई। अस्पताल में हमारी जानकारी का एक डॉक्टर है, गलती से ज़्यादा दवा से मेरी सांसें रुक गई। तो ये सोचकर कावेरी जी की नज़र उस सिरिंज पर जम गई और उसी पर बाहर से किसी की तेज कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई भागता हुआ आ रहा हो। तभी उस आदमी ने सिरिंज उठाते हुए कहा, मैम, बस हल्की सी दवा है, आपको सुकून मिलेगा। उसकी आवाज़ में मीठापन था, पर आंखों में जल्दबाजी थी। ये देखकर कावेरी जी का गला सूख गया। उन्होंने तुरंत उस सिरिंज की तरफ देखने के बजाय अपनी सारी ताकत बटोर कर कहा, रुको, पहले बताओ ये दवा किस डॉक्टर ने लिखी है। तो वो एक सेकंड के लिए रुक गया। मैम, ये रूटीन दवा है, पोस्टपोन सर्जरी वाले पेशेंट को दिया जाता है। डॉक्टर का नाम और डोज कितना? कावेरी जी ने पूछा। तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। मैम, आप टेंशन मत लीजिए। कावेरी जी ने अपने अंदर के डर को दबाया और वही किया जो हर बुजुर्ग को करना चाहिए, सीधा सवाल, और बोली, मैं बिना लिखित ऑर्डर देखे इंजेक्शन नहीं लूँगी। मेरा हक है ये जानना कि मेरे शरीर में क्या जा रहा है। वो झुंझलाया पर खुद को संभाल गया। मैम, आप मुश्किल कर रही हैं। कावेरी जी ने बेड के पास लगा कॉल बटन दबाया। फिर एक बार नहीं, 2 बार, और फिर अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची कर दी ताकि बाहर के लोग सुन सकें। बहन जी, कोई सीनियर नर्स को बुलाइए। ये सुनकर मार्कस की आंखों में घबराहट चमकी। वो जल्दी से सिरिंज नीचे रखकर बोला, मैडम, आप चिल्लाइए मत,
मैं अभी डॉक्टर से पूछकर आता हूँ। उसी समय दरवाज़ा खुला और एक सख्त चेहरे वाली सीनियर नर्स अंदर आई। क्या हो रहा है यहाँ? मार्कस ने तुरंत मासूमियत का नाटक किया और बोला, मैम को इंजेक्शन देना था। नर्स ने ट्रे देखी और सख्त आवाज़ में बोली, किसके ऑर्डर पर? तो मार्कस ने कुछ कहा नहीं, बस हकलाया। तभी कावेरी जी ने कहा, बहन जी, मैं इंजेक्शन नहीं लूँगी जब तक आप लिखित ऑर्डर नहीं दिखाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फाइल अभी मेरे सामने खोलें। सीनियर नर्स ने उन्हें ध्यान से देखा, जैसे उनकी हालत परख रही हो। फिर उसने मार्कस को घूरकर कहा, तुम बाहर जाओ। तो वो ट्रे उठाकर झट से निकल गया। कावेरी जी के अंदर थोड़ी राहत आई, पर खतरा टला नहीं था। उन्होंने सीनियर नर्स की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, बहन जी, मुझे डर लग रहा है। मेरे अपने लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो चौकी कौन? तो कावेरी जी ने नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जानती थी कि अस्पताल में कौन किसका है उसे नहीं पता। उन्होंने बस इतना कहा कि मेरे परिवार में पैसों को लेकर बड़ा झगड़ा है, और आज जो हुआ उससे मैं डर गई हूँ। प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मुझे अकेला मत छोड़िए। सीनियर नर्स ने उनकी आंखों में देखा। शायद उसे उनकी घबराहट समझ में आई। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं आपकी ड्यूटी बदलवा देती हूँ। आज रात आपकी केयर में सिर्फ सीनियर स्टाफ रहेगा और कोई भी दवा बिना मेरे साइन के नहीं लगेगी। कावेरी जी ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया, पर वो जानती थी ये बस पहला कदम है। असली खतरा तो उनके बेटे बहू ही हैं, जो बाहर मुस्कान पहनकर घूम रहे हैं। तभी दरवाज़ा खटखटाया। इस बार एक युवा लड़का अंदर आया, हाथ में फाइल। उसने धीमे से कहा, मैं मल्होत्रा साहब के ऑफिस से हूँ। मेरा नाम नीरज है। उन्होंने मुझे अभी भेजा है। ये सुनकर कावेरी जी की आंखें भर आईं। क्या मल्होत्रा साहब ने पुलिस को बताया? नीरज ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, आप सुरक्षित रहिए, हम एक लिखित शिकायत तैयार कर रहे हैं। अभी सबसे ज़रूरी है आपकी मेडिकल फाइल की कॉपी और आपके बयान का रिकॉर्ड। तो कावेरी जी ने वो सब कहा जो उनके बेटे ने कहा था कि अस्पताल में उनका जानकार डॉक्टर है, उसने एक स्टाफ को पैसे दिए हैं। सीनियर नर्स का चेहरा सख्त हो गया। आपको पहले बताना चाहिए था ना, ये बहुत गंभीर बात है। नीरज ने तुरंत फ़ोन निकाला और बोला, कावेरी जी, मैं अभी आपका छोटा सा बयान रिकॉर्ड कर सकता हूँ, सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए। आप आराम से बोलिए। कावेरी जी ने हाँ में सिर हिलाया और उन्होंने वो सब बातें बताई जो उन्होंने अपने बेटे बहू के मुंह से सुनी थी। नीरज ने रिकॉर्डिंग बंद करके कहा, अब अगला कदम आपको अस्पताल से सुरक्षित बाहर निकलना है, लेकिन ऐसे कि ये लोग शक ना करें। कावेरी जी डरते हुए बोली, अगर बेटे बहू वापस आ गए तो? नहीं, सीनियर नर्स ने जवाब दिया, मैं वार्ड में नोट डाल दूंगी कि पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। बिना मेरी अनुमति कोई अंदर नहीं जाएगा। कावेरी जी ने नीरज से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप एक बात समझें, मेरे पोता पोती, उनका भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए। मैं अपने गुस्से में उन्हें सज़ा नहीं देना चाहती। तभी नीरज ने नरमी से कहा, कल मल्होत्रा साहब भी यही कह रहे थे, बच्चों के लिए ट्रस्ट बनाया जा सकता है कि पैसा उनकी पढ़ाई और ज़रूरत के लिए हो, लेकिन माता पिता उसे छू ना सकें। उसने बहुत आसान शब्दों में समझाया, कावेरी जी, एक चीज़ याद रखिए, बैंक में नॉमिनी होना और मालिक होना अलग चीज़ है। कई लोग सोचते हैं नॉमिनी मतलब संपत्ति उसी की हो गई, लेकिन असली कागज कानून से चलता है। इसलिए सही वैसियत, सही दस्तावेज और सही वक्त बहुत ज़रूरी है। ये बात कावेरी जी के दिल में बैठ गई कि मैंने हमेशा मेहनत की, पर सुरक्षा के नियम नहीं सीखे। तभी नीरज ने आगे कहा, और एक और बात, कभी भी खाली कागज़ पर साइन मत कीजिए, कभी भी किसी को जनरल पावर ऑफ अटर्नी मत दीजिए। ज़रूरत हो तो सीमित अधिकार दीजिए, लिखकर तारीख डालकर और दो भरोसेमंद गवाह के सामने। तो कावेरी जी ने सिर हिलाया। आज वो खुद को बचा रही थी, पर साथ साथ सीख भी रही थी। यही तो इंटरटेनमेंट है जो सच में काम आता है। तभी सीनियर नर्स ने कहा, अभी आप थोड़ी देर आराम कीजिए,
हम अस्पताल प्रशासन को भी सूचित करेंगे कि आपके कमरे में बिना अनुमति कोई दवा नहीं लगेगी और अगर कोई दबाव बनाएगा तो हम सुरक्षा बुलाएंगे। कावेरी जी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उनके भीतर एक और डर उठा। बेटे बहू को पता चल गया तो उसी पल दरवाजे के बाहर शोर हुआ। हमें अंदर जाना है, वो हमारी माँ है। ये उनकी बहू की आवाज़ थी। फिर बेटे की आवाज़ आई, कड़क तेज, हम सर्जरी के लिए पेपर साइन कराने हैं, आप हमें रोक नहीं सकते। सीनियर नर्स की आवाज़ आई, माफ़ कीजिए, बिना अनुमति अंदर नहीं जा सकते। तभी बेटे ने गुस्से में कहा, किसकी अनुमति? मैं बेटा हूँ उनका, और ये देखिए ये कंसेंट फॉर्म है, बस एक सिग्नेचर चाहिए। कावेरी जी का दिल जोर से धड़का। तभी पास में बैठे नीरज ने कावेरी जी की तरफ देखा, आंखों से इशारा किया, शांत रहिए। तभी दरवाज़ा अचानक जोर से धक्का खाकर हिला, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। बहू की आवाज़ कांप रही थी, पर उसमें प्यार नहीं था, उसमें डर और झुंझलाहट थी। माँ जी दरवाज़ा खोलो, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? फिर बेटे की आवाज़ आई, जैसे वो किसी को समझा रहा हो, अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो सब खत्म, आज ही ये साइन करवाना होगा। कावेरी जी बेड पर बैठी थी, सांसें रोके। दरवाजे के उस पार उनके अपने बेटे बहू थे, हाथ में फाइल और पेन लिए। माँ जी प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, लोग क्या सोचेंगे? बहू ने दांत पीसकर कहा, ये ड्रामा बंद करो, हमें पेपर साइन करवाने हैं। तभी सीनियर नर्स ने सख्त आवाज़ में कहा, आप दोनों पीछे हटिए, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी। तभी बेटा हंसते हुए बोला, बुला लो, ये मेरी माँ है और मैं इनका बेटा हूँ। तो नीरज ने कहा, कावेरी जी आप घबराइए मत, आप अभी कुछ मत बोलिए, बस सुनिए। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उसने धीरे से कहा, अगर ये लोग धमकी देंगे तो ये सब सबूत बनेगा। तो कावेरी जी ने एक लंबी सांस ली और खुद को याद दिलाया कि डर में गलत फैसला होता है। सीनियर नर्स ने बाहर से साफ आवाज़ में कहा, रोगी ने स्पष्ट मना किया है, कोई दस्तावेज उनकी अनुमति के बिना साइन नहीं होगा। ये सुनकर अचानक बेटे की आवाज़ झुंझला गई, अच्छा फिर देखो, हम खुद डॉक्टर से बात करेंगे और अगर माँ मेंटली अनफिट साबित हो गई तो साइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम गार्जियन बन जाएंगे। ये सुनकर कावेरी जी ने नीरज की तरफ देखा तो उसने कहा, अब बोलना ज़रूरी है। तभी कावेरी जी ने अपनी आवाज़ जितनी स्थिर रख सकती थी उतनी रखी और ऊंची आवाज़ में कहा, ताकि बाहर तक जाए, राकेश मैं सब सुन चुकी हूँ, तुम मेरे नाम पर कोई पेपर साइन नहीं करवा सकते और अगर तुमने ज़बरदस्ती की तो ये अपराध होगा। एक पल के लिए बाहर सन्नाटा छा गया। फिर बहू चिल्लाते हुए बोली, माँ जी आप क्या बोल रही हो, ये कैसी बातें कर रही हो? तभी बेटे की आवाज़ तुरंत धीमी हुई, जैसे वो तुरंत रणनीति बदल रहा हो। माँ आपको गलत फहमी हुई है, आप बहुत टेंशन में हैं, चलिए हम अंदर आते हैं, आराम से बात करते हैं। सीनियर नर्स तुरंत बोली, नहीं अभी कोई अंदर नहीं आएगा। यह सुनकर राकेश गुस्से में बोला, आप बीच में मत बोलिए, ये हमारा पारिवारिक मामला है। तो सीनियर नर्स ने सीधा जवाब दिया, ये अस्पताल का मामला भी है, अगर किसी मरीज पर दबाव डाला जा रहा है तो हम जिम्मेदार हैं। और उसी पल वो हुआ जो होना था। बाहर से 2 सिक्योरिटी गार्ड आ गई, उनके पीछे एक सुपरवाइज़र भी था। सुपरवाइज़र ने राकेश से कहा, सर आप आवाज़ धीमी रखिए और अगर मरीज ने मिलने से मना किया है तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। राकेश ने पलटकर कहा, मैं उनका बेटा हूँ, हमें रोका नहीं जा सकता। तभी अंदर से कावेरी जी की आवाज़ आई, बहन जी आप पुलिस को कॉल कर दीजिए और मेरी तरफ से लिखित शिकायत दर्ज कराइए कि मुझ पर पेपर साइन करने का दबाव बनाया जा रहा है। ये सुनते ही बहू के रोने की आवाज़ रुक गई, जैसे उसका नकाब गिर गया हो। उसने फुसफुसाकर कहा, राकेश ये क्या कर रही है तुम्हारी माँ? राकेश दांत पीसकर बोला, चुप रहो, अभी भी संभल सकता है, पर अब संभलना उनके हाथ में नहीं था। अगले 10 मिनट बाद ही पुलिस आ गई। अस्पताल के प्रशासन ने भी
नोटिस ले लिया था, क्योंकि मामला अब सिर्फ परिवार का नहीं, अब ये दबाव, धोखा और संभावित नुकसान का मामला था। पुलिस वाले दरवाजे के बाहर खड़े थे। सीनियर नर्स ने अपनी सारी बात संक्षेप में बताई। फिर उन्होंने उनकी तरफ से बात करने के लिए दरवाज़ा खोलने को कहा ताकि वो सुरक्षित रहे। एक पुलिस वाला बोला, मैडम आप ठीक हैं? आपको किसी ने धमकाया? तो कावेरी जी बोली, हाँ, मेरे बेटे बहू मुझसे ज़बरदस्ती कुछ कागजात साइन करवाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती कि ये दोनों अभी मेरे पास आएं, और मुझे डर है कि अस्पताल के कुछ स्टाफ को भी पैसे देकर मेरे साथ गलत किया जा सकता है। ये सुनकर पुलिस वाले की आंखें गंभीर हो गई। आपका कोई वकील? कावेरी जी ने कहा, मेरे वकील मल्होत्रा साहब ने अपना आदमी भेजा है, वो यही है। तभी नीरज आगे आया और अपना आईडी दिखाई। उसने रिकॉर्डिंग के बारे में भी बताया और कहा कि हम चाहते हैं अस्पताल सीसीटीवी, दवा की सीट और स्टाफ ड्यूटी रोस्टर सुरक्षित रखें ताकि कोई सबूत मिटा ना सके। एक बहुत ज़रूरी बात यही है कि केस में सबूत गायब हो जाते हैं क्योंकि लोग देर कर देते हैं। पुलिस ने तुरंत अस्पताल को निर्देश दिया कि उस शिफ्ट के रिकॉर्ड सील किए जाएं। सीनियर नर्स ने भी कहा कि जब तक जांच नहीं होती मार्कस उस वार्ड में ही नहीं आएगा। अब बारी थी बेटे बहू की। पुलिस वाले बाहर गए और उनसे पूछताछ शुरू की तो बहू ने फिर वही नाटक किया। सर, माँ जी बहुत डर गई है, उनकी सर्जरी थी, वो भ्रम में है, हम तो बस उनका ध्यान रख रहे थे। तभी राकेश ने कहा, हाँ सर, माँ गलत समझ रही है, हम सिर्फ कंसेंट फॉर्म साइन करवाने आए हैं। तभी नीरज ने शांत लेकिन तेज आवाज़ में कहा, अगर सिर्फ कंसेंट फॉर्म था तो वो फॉर्म हमें दिखाइए और उस पर किसकी लिखावट है, किसने भरा, किस डॉक्टर ने ऑर्डर किया। अब राकेश के हाथों में जो फाइल थी वो अचानक उसके लिए बोझ बन गई। उसने फाइल पीछे कर ली तो पुलिस वाला बोला, फाइल दिखाइए। तभी राकेश ने कहा, सर ये निजी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पुलिस वाला सख्त आवाज़ में बोला, मैडम ने शिकायत की है, अब ये निजी नहीं रहा। फाइल खोली गई। उसमें 1-2 पेज ऐसे थे जो सच में मेडिकल पेशेंट्स जैसे दिखते थे, लेकिन बीच में एक पन्ना था जिस पर उनके प्रॉपर्टी के बारे में कुछ लाइनें थी और नीचे सिग्नेचर की जगह थी। ये देखकर कावेरी जी अंदर से कांप गई। यही तो खेल था उनका, कंसेंट के बीच में प्रॉपर्टी वाला पन्ना देना। पुलिस वाले ने राकेश से पूछा, ये पेज मेडिकल कंसेंट में क्यों है? तो राकेश की बोलती बंद हो गई। उसी पल कावेरी जी के अंदर एक कड़वा सच मजबूत हो गया कि जो लोग माँ कहकर मीठा बोलते हैं वही आंखों में धूल झोंकने का तरीका भी जानते हैं। पुलिस ने दोनों को चेतावनी दी कि वो अभी वार्ड से दूर रहें और आगे की जांच के लिए बुलाए जाएंगे। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें लिखित में दिया कि कावेरी जी की अनुमति के बिना कोई भी कागज साइन नहीं होगा और कोई भी दवा सीनियर नर्स डॉक्टर के ऑर्डर के बिना नहीं लगेगी। पर कावेरी जी अब अस्पताल में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। मल्होत्रा साहब ने रात में खुद फ़ोन किया, कावेरी जी कल सुबह हम आपको डिस्चार्ज करवा देते हैं। आप किसी दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट से सेकंड ओपिनियन लेंगे और सबसे ज़रूरी आप अपनी संपत्ति और दस्तावेज तुरंत लॉक करेंगे। अगले दिन उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कराया गया। पूरे सही तरीके से उनके साथ नीरज था और अस्पताल की सीनियर नर्स ने खुद साइन करके ट्रांसफ़र पेपर दिया। इस बार वो सीधे मल्होत्रा साहब के ऑफिस गए। वहाँ उन्होंने सबसे पहले 3 काम किए जो हर बड़ी उम्र के इंसान को पता होनी चाहिए। पहले उन्होंने अपनी वसीयत बनवाई स्पष्ट शब्दों में, गवाहों के साथ और सुरक्षित जगह पर। दूसरा, उन्होंने अपने बंक में ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट और 2 साइन वाली व्यवस्था की, मतलब कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन एक ही व्यक्ति से ना हो, कम से कम एक और भरोसेमंद व्यक्ति का अलर्ट किया जाए। तीसरा, उन्होंने अपने पोता पोती के लिए एक ट्रस्ट बनवाया जिसमें पैसा सिर्फ उनकी पढ़ाई, इलाज और ज़रूरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सके। बेटे और बहू उस पैसे को सीधे छू नहीं सकते। मल्होत्रा साहब ने कावेरी जी को आसान भाषा में समझाया, देखिए कावेरी जी,
आप किसी को भी ब्लैंक चेक, ब्लैंक पेपर या पूरी पावर मत दीजिए। अगर कभी देना भी पड़े तो सीमित अधिकार लिखकर दीजिए। किस काम के लिए, कितने समय के लिए, किस हद तक, और हमेशा कॉपी अपने पास रखिए। फिर उन्होंने पुलिस में उनकी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। अस्पताल के सीसीटीवी, उस फाइल के पन्ने और उनकी रिकॉर्डिंग, ये सब जमा हुआ। जांच शुरू हुई तो पता चला कि मार्कस ने पहले भी एक दो बुजुर्गों के केस में अनियमित दवा दी थी। इस बार अस्पताल ने भी खुद को बचाने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की। राकेश पर धोखे से दस्तावेज साइन करने की कोशिश और दबाव बनाने की धारा लगी। रिंकू ने बचने के लिए रोना धोना किया। मुझे नहीं पता था, मगर फाइल उसके हाथ में भी थी और उसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड में थी। कावेरी जी के लिए सबसे दर्दनाक हिस्सा ये था कि उन्होंने बेटे को खो दिया। अपने घर की तस्वीरों में जो मुस्कान थी, अब उस पर काला साया था, लेकिन वो जिंदा थी और अब वो हमेशा बेहोश भरोसे में नहीं, समझदारी में जिएगी। 6 महीने बाद कोर्ट ने उनके पक्ष में प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया। मतलब बेटे बहू उनके पास सीधे नहीं आ सकते, बिना अनुमति संपर्क नहीं कर सकते। पोता पोती से मिलने के लिए उन्होंने कानूनी रास्ता चुना। बच्चों की भलाई को ध्यान में रखते हुए शुरुआत में मुलाकात निगरानी में हुई, ताकि बच्चों पर दबाव ना पड़े। धीरे धीरे बच्चों को भी समझ आने लगा कि दादी उनसे प्यार करती है और उन्हें सुरक्षित रखना चाहती है। अब कावेरी जी को एक बात समझ आ चुकी थी कि बुजुर्ग होना कमजोरी नहीं है, लेकिन अगर आपके दस्तावेज, पासवर्ड और फैसला किसी और के हाथ में चले जाएं, तो आपकी ताकत भी किसी और की हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।